सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौतज़न अवाम, तोबा करो जी तोबा तोबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया, महंगाई को खुदा दे खौफ कर वजीर आजम साहब, सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या आजाद है हमारे ऊपर। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर, जिनसों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। पीटीआई के दौर में कहा गया है कि करंट अकाउंट खसारा जो था वो 4.7% उसमें अब इजाफा हुआ है। सागडार इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर रहे थे। एसएम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं, मियां जाहिद हुसैन भी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं। एसएम शहजाद साहब, जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि जब हम हमारे मुल्क में हम इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, इंडस्ट्रीज़ वैसे ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही, हम तो सारी मईशत जो है वो इम्पोर्ट पर चल रही है। अभी आपने सुना सारे तदशुमार बता रहे थे सागडार साहब, क्या उम्मीद है आपको कल आने वाले बजट से? देखें, पहले तो हम अगर इंडस्ट्री समझें और कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करें। अब मैं ऑटोमोबाइल के हवाले से बात करना चाहता हूँ जी कि इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है और आए दिन आप ये सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या अखबारों में और टीवी पे सुन रहे हैं कि जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो उसका भट्टा बैठ गया और वो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। तो वो अपने करतूत की वजह से, क्योंकि सुजुकी को आज 40 साल हो गए जी हाँ। हमारे मुल्क में आए हुए, टोयोटा होंडा को कोई 34-35 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए, बल्कि लोकलाइजेशन ही हमने नहीं की। अगर हम लोकलाइजेशन करते तो ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही होती, हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना रहे होते, मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा कर रहे होते और एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी लेके आ रहे होते। लेकिन ये बदनसीबी रही कि पिछले 40 साल में हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, हमें बहुत ज़्यादा उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत थी। आज दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी असेंबल करके हम अपनी आवाम को बेच रहे हैं और बेइंतहा CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने में जो LC खुलती है, आपके मुल्क से पैसा जा रहा है डॉलर की शक्ल में। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं कि चलें जी जो कुछ हो गया हो तो ठीक है, अब लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री बनाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी जब ही मिलेगी जब हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होगी। और जब तक अगर ये नहीं होता तो हुकूमत को चाहिए TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पर पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहे हैं उनकी एज लिमिट बढ़ा दें, आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये वाहिद तरीका है मुल्क में डॉलर लाने का। जो समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी भेजता है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप खुदारा डॉलर ड्यूटी अगर आपको चाहिए और आपको बड़ा रेवेन्यू चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ, हम नहीं कहते कि आप टैक्सेस कम करें, हम आपसे कहते हैं कि इसकी एज लिमिट बढ़ा दें। जो हमने बजट प्रपोजल भी दिया है, मैंने जाके मिनिस्टर साहब से मीटिंग भी की है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू चाहिए हुई डॉलर की शक्ल में तो आप जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है, आप इसकी एज लिमिट बढ़ा दें, आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, आवाम को सस्ती मियारी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त बजट के हवाले से, तो बजट में नदीम जीवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन आबाद के। जीवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी वजीर ख़जाना ये बात कर रहे थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जानिब जो है वो हमारी पूरी की पूरी तवज्जो है, हम उधर जा रहे हैं और सरमायाकारों का, बिजनेसमैनों का एतमाद जो है वो बढ़ा रही है हुकूमत। तो क्या तवक्कुआत आपकी इंडस्ट्री, आपका इदारा आबाद कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ भी हुकूमत तवज्जो दे, क्योंकि बड़े स्टक हो गई आपकी इंडस्ट्री भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल के थ्रू इसाक डार साहब का। हमारी अभी एक हफ़्ते पहले मीटिंग हुई इसाक डार साहब के साथ और हम बड़ी उम्मीद लेके उनके साथ गए काफ़ी, और मैं पूरी हमारी आबाद की टीम होपफुल थी। और पहली दफ़ा मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि नॉर्मली होता ये कि इसाक डार साहब हमेशा से हमने देखा है, रवायत रही है कि 10 मिनट दिए और उसके बाद हम चले गए,
चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हमें 2 घंटे सुना और 2 घंटे में हम उन्हें ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि इस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री कितनी ज़रूरी है। शुरू से ये रहा है इस मुल्क के अंदर के रियल इस्टेट में पैसा पार्क हो रहा है और हर दफ़ा ये होता था कि हमारे साथ जो चीज़ें आती थी वो यही होती थी कि जी आपका जो पैसा वो रियल इस्टेट में पार्क हो रहा है। तो हमने उन्हें उस दिन ये कन्विंस किया और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए कि जी ये जो इंडस्ट्री है वो जॉब क्रिएट करती है, वो 72 इंडस्ट्री को लेकर चलती है, सबके साथ लेके चलती है। और आप अगर इस काम को बंद करेंगे, वहाँ कदगल लगाएंगे तो सारे काम बंद हो जाने। अभी HM शहजाद साहब ने कहा गाड़ियों की बात की, मैं कहता हूँ अगर हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो लोग गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, सब कुछ होगा इस मुल्क के अंदर। हमारी गुजारिशात में ये शामिल था कि जी जो फाइलर है, फाइलर को आप रिलीफ दें, उसको कम से कम जैसे मिसाल के 2% करते हैं उसको 1% करें। नॉन फाइलर जो है उसको आप जो भी आपका जहन बनता है उसको करें और लोगों को फाइलर बनाएं। लोगों को फाइलर इस तरह बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वो ऐसी आ जाता है, वो नॉन फाइलर में टैक्स जमा कराता है, आप उसको फाइलर में लेकर आएँ। और एक सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा था वो उन्होंने ऑन स्पॉट उसको मंजूर भी किया। जो मोनोपोली हमारे मुल्क के अंदर जो पिछले समझ लें मैं कहूँगा कि 4-5 साल से मोनोपोली चली आ रही है, कार्टेलाइजेशन चली आ रही है, जिसका सबसे स्टार्ट जो हुआ वो स्टील से हुआ। उसके बाद स्टील के बाद स्टार्ट हुआ जो एक और एंट्री आती है वो आती है सीमेंट की। सीमेंट के बाद आया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ गया ग्लास और सेकंड ये टाइल्स वाले। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी जो मोनोपोली जो कमीशन ऑफ कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें उनका स्टाफ ही पूरा नहीं है। तो उन्होंने अश्योर करवाया हमें कि विदिन 15 डेज़ वो हम पूरा करेंगे, वहाँ जो भी आपकी कमी उसको भी पूरा करेंगे और वो भी चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी। देखिए इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका हमारे पास है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते कि भाई लोग इंपोर्ट से चीज़ें मंगाएं और यहाँ चीज़ें महंगे दामों लगें। सबसे अच्छा मौका है कि हम जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। लोकल इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें आती हैं, हमारी टाइल्स आ जाती हैं, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, ताकि वो लोग लोकल मैन्युफैक्चररों को आप सपोर्ट करें। गवर्नमेंट से हमने भरपूर इसमें उनसे हमने रिक्वेस्ट किए कि देखें इस वक्त भरपूर मौका है, लोगों के पास वैसे ही रोज़गार के मसाइल हैं, आप उनको इन चीज़ों में इंसेंटिव दें ताकि वो इन चीज़ों को और आगे करें और अपने मुल्क में इंडस्ट्रियाँ लगाएं अपने मुल्क की। और मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में चीज़ें लगेंगी तो हमारी खपत भी पूरी होगी, हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। सही। तो हमारी पूरी आबाद की टीम ने जो भी वहाँ वो की, हम समझते हैं कि इसाक डार साहब ने हमें इश्योर करवाया है कि मैं दोबारा आपके साथ बड़ी बैठूंगा। हौसला अफजा बात है कि आपके बड़े मुतालिबा पिछले 1 साल से हम देख रहे थे, बड़ा स्टक सा मामला वो चल रहा था। जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया जमील आपके वक्त का। मियां जाहिद हुसैन साहब, एक चीज़ हम बात करते हैं, आप IT के मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध में। बहुत बड़ा एक चंक हो सकता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट, अपनी रेमिटेंस दोनों सूरतों में एक जो है वो कमा सकें। तो क्या बीइंग बिजनेसमैन भी और एक IT एक्सपर्ट भी, आपकी अपनी कंपनी भी है शायद, तो हम इसमें उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते, या हुकूमत को प्लान आप समझते कि करना चाहिए? तो हमसाया मुल्क है, वो कहाँ से कहाँ बिलियन डॉलर्स पर ले गया है IT के एक्सपोर्ट को, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। देखिए बात यह है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी 100 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट है IT की। जी हाँ। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अभी कोई 4-5 बिलियन डॉलर की विसिनिटी में खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉर्मल हैं और कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनफॉर्मल हैं। तो इस वजह से वो 4-5 बिलियन डॉलर, इस साल उसमें 1-8 बिलियन डॉलर का और इजाफा भी होगा। लेकिन ये हमारे लिए रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो तवज्जो देनी शुरू की है वो पिछले कोई 4-5 सालों में ही इस पर तवज्जो देनी शुरू की है। और आपको ये भी याद होगा कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट है वो भी अभी कोई 5-7 साल पहले यानी प्रॉपर 4G की शेप में आया। तो अब इस सारे सिनेरियो में जो हमारे लोग हैं या हमारे बच्चे हैं ये वो खासे इसमें ट्रेंड हो गए हैं। और अगले आने वाले दिनों में, अगले आने वाले सालों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी इसमें जो एक्सपोर्ट है IT की, उसमें ग्रोथ भी आएगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आएगी, उसमें मल्टीप्लाई होगी। एक उसमें जो इशू है, हमारे जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, जो हमारे बच्चे करते हैं, तो उसमें उनको पेपैल वगैरह का सिस्टम जो है वो प्रॉपर है नहीं। उसके लिए उनको अपने जो पैसे हैं वो वहाँ से बाहर से लाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। उसके लिए उन्हें दुबई या फिर इंग्लैंड से वो पैसे ट्रांसफ़र करके वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको अगर हम ठीक कर लें स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर, और हमारी जो पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएं, और फिर इसमें स्टार्टअप्स का भी बड़ा इसमें फ्यूचर है, बड़ा कैरियर है। स्टार्टअप्स को हम ग्रो करें, उन्हें बताएं कि कैसे कारोबार सेट किए जाते हैं, कैसे नए बिज़नेस डेवलप किए जाते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर का लोन भी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की लोन स्कीम है जो उन्होंने अनाउंस की हुई है, और उसमें काफ़ी लोग उसमें बेनिफिट भी ले रहे हैं। उसमें यूथ के लिए ख़ास तौर पे एक स्कीम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा तो काम मियां होगा, जाहिद हुसैन और साहब, काम हमने हो भी पिछले रहा है। दिनों देखा हुकूमत ने कोशिश की कि अमेज़ॉन के हवाले से यहाँ पर आसानियाँ पैदा करें, यहाँ से भी लोग जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स का, अपनी कारोबार का आगाज़ कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोशिश तो करती है, साहब ने कहा कि स्टार्टअप बिजनेस को आप फ़रोग दें, हुकूमत जो है वो कर्जे भी देती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर्डल्स बहुत आ जाते हैं। वो हर्डल्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो होनी चाहिए। देखिए, अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर एक नई कंपनी लॉन्च करना वो बड़ा इजी है। लोग थोड़ा सा, पाकिस्तान में लोगों में शाइनेस भी है, उनको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है कि कैसे आपने कंपनी फॉर्म करनी है, कैसे आपने वहाँ पे अपना स्टफिंग करनी है, स्टोरेज किस तरीके से डेवलप करना है, और किस तरीके से वो चीज़ें आपकी आगे ऑनलाइन फिर उसमें सेल होनी है। तो ये थोड़ा सा लोगों में इसमें शाइनेस है, हिचकिचाहट है, लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो थाउजेंड्स के हिसाब से हैं जो इसमें अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर और दराज.com वगैरह के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और इसमें बड़ा अच्छे उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आईटी की कंपनीज़ हैं वो इसमें बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और बड़ी तेज़ी से हमारे ये जो पाशा एसोसिएशन है इसके मेंबर्स हैं, बड़ी तेज़ी से लोग ग्रो भी कर रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से इनके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में लेकिन तवक्को मियां साहब की जा सकती है कि ये जो 4 साढ़े 4 पे हम पहुंचे हुए हैं एक्सपोर्ट के, ये हम कोई 10 तक को टच कर लें नेक्स्ट ईयर तक, कोई ऐसी? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसी साल, आने वाले साल में हम $10 बिलियन पे जा सकते हैं। हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। बाकी ये जो इसमें लोग एंट्रेंट्स हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। इसमें बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी मालूमात हैं, कैपेसिटी है, लेकिन थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो हो तो और आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं मियां साहब आपसे, फिर मैं शहजाद साहब की जाने जाऊँगा। जो हमारे पास ऑलरेडी सेक्टर है, ये तो हमने डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ। एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको वैसे तो कहा जाता है कि जनाब ये टैक्स नहीं देते, लेकिन उससे बहुत रेवेन्यू हो सकता है, वो है ज़राअत का मामला। तो इस पर भी उस तरह तवज्जो नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी कि ख़ुद जो है वो ज़रा जो लोग हैं वो ज़राअत की जानिब उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते हैं, हालांकि असम्बली में बैठे हुए मेंबरान अक्सर जो है वो ख़ुद इस चीज़ से वाबस्ता होते हैं। हम डिजिटल फार्मिंग की तरफ नहीं गए, हम पूरी दुनिया तरक्की करके हम वहीं खड़े हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो ज़राअत पे डिपेंड करती है, और वो देहात में रहती है। अब उनको हम प्रॉपर बिजली नहीं देते, उनको प्रॉपर पानी नहीं देते, लेकिन अपार्ट फ्राम दैट वो तो एक चीज़ें बड़े अरसे से चल रही हैं। इसको ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले साल हमने $17 अरब की ज़रूरी अशिया दरामद की, जिसमें बीज भी हैं, खाद भी है, जिसमें $4 अरब का और $4 अरब का उसमें पाम ऑयल है, $1 अरब की चाय है, $2 अरब की कॉटन है, $10 अरब के फिनिश्ड आइटम है। तो ये $17 अरब के हमने ज़रूरी अशिया इंपोर्ट की। अब यही अगर हम $17 अरब पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार अरब रुपए बनते हैं, इस रकम को अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग लाएं। कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब क्या है कि आपने एक कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है, जिसमें आपका पानी, बिजली, गैस और आपका पेस्टिसाइड है, बीज है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में उनको मिलेंगी और उनकी ज़मीन पूल होगी, किसी का 10 एकड़ है, किसी का 5 एकड़ है, किसी का 20 एकड़ है, तो उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग जब होगी तो उसमें जदीद ज़राए इख्तियार किए जाएंगे और उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि वही $17 अरब जो है 4000 अरब रुपए पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट कर दिए जाएँ तो ना सिर्फ हम ये कि खुद कफील हो जाएंगे ज़राअत में, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। और इतनी खतीर रकम अगर हमारे किसान की एक्सेस में आएगी तो किसान हमारा खुशहाल भी होगा। तो इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, यानी $17 अरब की हम इंपोर्ट करने की बजाय ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसी तरह पाम ऑयल $4 अरब का हम मंगाते हैं, इस साल अभी तक हम $3.5 अरब का पाम ऑयल मंगा चुके हैं 10 महीनों में। तो पाम ऑयल का भी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ओलिव ऑयल की यहाँ पे हमारे KPK में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, कैनोला है और इस तरीके से दूसरी चीज़ें, सूरजमुखी, तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो आज से 10 साल पहले हमने की भी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में
ज़राअत को अगर हम इसमें अपनी बना लें, इसमें अपनी अपफ्रंट तरजीह बना लें हाँ। और इसमें पूरी तवज्जो दें, तो इसके साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जी, वो भी बिल्कुल। फ्लोरिश करेगी। और आपको हैरानी होगी कि इस साल हमारी जो कॉटन की जो क्रॉप है वो 40% डिक्लाइन हुई है, और हमारी जो राइस की है क्रॉप वो 21% उसमें रिडक्शन हुई है। तो ये हमारी स्टेट ऑफ अफेयर है कि हम चीज़ें बेहतर करने जाते हैं, उल्टी ख़राब हो जाती हैं। ये ज़रा करने की भी ज़रूरत है। और एक चीज़ जो अभी सागदार साहब ने की भी है और कही भी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो है ना 5 A's हैं जिसको हमने तरजीह देनी है, इसमें वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट है, इक्विटी है, एनर्जी है, एम्पावरमेंट है और एनवायरनमेंट है। तो देखते हैं कि फिर अब ये हुकूमत किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती है। मैं एचएम शहजाद साहब आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले जमील, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या तज्जिया आपका कहता है कि अब जो कल बजट पेश करने जा रही है हुकूमत, उसमें जो नए टैक्सेस लग रहे हैं 700 अरब के, और फिर अहदाफ जो रखे गए हैं, ये पूरे कर पाएगी हुकूमत? इतना बड़ा डेक्लाइन होने के बाद अगर आपके वज़ीर ख़जाना हर चीज़ गुडी गुडी दिखा रहे हैं, तो फिर हम अपने हालात और वाक़यात के ऊपर फातिहा पढ़ लें और कुछ नहीं कर सकते। रेमिटेंसेस आपकी बहुत बहुत बुरी तरह से डेक्लाइन हुई हैं। टैक्सेस की वसूलियों में आपको बहुत बड़ा ख़तरा महसूस रहा है पिछले 1 साल के अंदर। उससे बढ़कर आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए देखा होगा इसहाक डार साहब को, वो कहते हैं 2017 में पाकिस्तान 24वीं मईशत था, 24वीं बड़ी मईशत था, 2022 में 47वीं बड़ी मईशत बन गया। ये एकदम कहकर निकल जाना तो बड़ा आसान लगता है आपको कि आप तकरीबन कोई 23 दर्जे नीचे गए हैं, लेकिन आपने इन 5 साल के बीच में उस चीज को मेंशन नहीं किया जो 100 साल में एक दफा आई, एंड दैट वाज कोविड-19 पेंडेमिक। उसकी बात किसी ने नहीं की। तो इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, आप ये देख लीजिएगा कि गुज़िश्ता 1 साल को इन्होंने इस तरह से लपेट लिया कि हम 3 बड़े चैलेंजेस से नबर्द आज़मा थे। एहसन इकबाल साहब ये कहकर चले गए। और अब अगला 1 साल या 6 महीने जितना भी इनके पास टाइम है, हमारे पास तो इत्तलात कुछ और हैं कि शायद इनको एक्सटेंडेड टेन्योर मिल जाए 1 साल का। अगर उस साल में भी ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता, सैलरीड पर्सन को रिलीफ नहीं मिलता, जो टैक्स पे करता है उसको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, और जो तनख्वाहदार तबका है उनको कहीं कोई कंसेशन नहीं मिलती, टैक्स पे करने वाले को भी कोई कंसेशन नहीं मिलती। उसके बड़े बड़े प्लान हो सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि गोरख धंधा है आदादो शुमार का बजट, और उससे बढ़कर एक और नेक्स्ट स्टेप पर सोचने वाली चीज ये है कि क्या 2023-24 का बजट वज़ीर आज़म की हिदायत के ऐन मुताबिक IMF के इंडिकेटर्स को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, या पाकिस्तान गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम में ना जाने के बावजूद अगले IMF प्रोग्राम में जाने के हवाले से कुछ इकदाम करने के पोजीशन में है? ये देखना होगा। और अगर इन्होंने ऐसा किया और IMF की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बजट डिजाइन किया, तो आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप और हम जो इस वक्त बैठकर दिन भर टैक्सेस के हवाले से बातें करते रहते हैं, ना तो महसूलात में रिलीफ मिलने वाला है, ना ही पब्लिक को कोई, यानी आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। और अगर इन्होंने अपनी सियासत बचानी है और IMF की तरफ नहीं जाते और दोस्त ममालिक के ऊपर रिलाय करते हैं, जो कि रिलाय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि सियासत इनकी बच जाए और पब्लिक को भी कोई रिलीफ मिले। तो मैं कल आने वाले बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा। जो इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिटेल में हमारे सामने रख दिया है, 0.29% जो GDP ग्रोथ है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस 13 जमाती PDM हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर है, और ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज ये इससे आंखें चुरा रहे हैं और ये पीछे हटकर ये कहते हैं कि हमें तो इकोनॉमी डूबी हुई मिली थी, तो भाई आप क्या लेने आए थे फिर? अगर आपको इकोनॉमी डूबी हुई मिली थी और आप खड्डे में गिरने आ रहे थे और आपको पता था कि आप खड्डे में गिरने जा रहे हैं, तो 13 जमातों को किसने आकर मिन्नत की थी कि आप आए और इकोनॉमी को संभालें? बिल्कुल ये है कि अगर ऐसा प्लान नहीं था, आज आपका डॉलर 300 क्रॉस कर गया। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हुकूमत है, तो फिर उस हुकूमत को संभालना भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। अब देखना ये कि IMF के मामलात के बगैर तो दोस्त ममालिक हैं या बाकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो तो तमाम के तमाम IMF के, जब वो वहाँ से झंडी हरी हो जाएगी तो ही वहाँ से फिर पैसा आएगा। अभी तो वहाँ से भी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं क्योंकि हुकूमत कर ही नहीं पाई आगे मामलात को लेकर। अच्छा, एसएम शहजाद साहब से आप मेरे ख्याल में कुछ सवाल करना चाह रही थी? जी हाँ, बिल्कुल मैं सवाल करना चाह रही थी। बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं एसएम शहजाद साहब, हर बजट आते वक्त हम यही सवालात भी करते हैं, कुछ इसी तरह की गुफ्तगू भी करते हैं कि हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि भाई हम अपनी इंडस्ट्रीज़ पर तवज्जो देते। अब गाड़ियों की कीमतों की अगर हम बात करें, जिसमें मैं अभी पढ़ रही थी कि मज़ीद टैक्सेस का इजाफा किया जाएगा,
हमने देखा कि वैसी गाड़ियां आपने अच्छी तो खासी ले महंगी गाड़ी हो गई चेंज हैं। कर ली है ना सुमैया, सर आप मैंने तो तो आपको पुरानी क्या गाड़ी मसला चेंज की ना, नई गाड़ियों की बातें हो रही है यहाँ पर। जो 0 मीटर कार है वो खरीदना एक ख्वाब हो गया एचएम शहजाद साहब कि 0 मीटर गाड़ी, एक छोटी गाड़ी भी 30 लाख की है। तो ये टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो फिर तो गाड़ी खरीदना और वाकई अफोर्ड करना, एक छोटी गाड़ी जो फैमिली कार समझी जाती थी वो भी लोगों की दस्तरस से बाहर निकल जाएगी। अब देखें सारा ये जो सिनेरियो आपने भी बताया ना, जी जी, ये खुद इनका पैदा करता है किसका? ये जो लोकल असेंबलर्स हैं। हाँ, आप टैक्सेस की बातें कर रही हैं, वो अपनी जगह है। हाँ। लेकिन कभी इनकी जो असल चीज़ की तरफ हम कभी नहीं गए। हम पिछली 3 कंपनियों के अलावा 7 नई कंपनियां आई, वो भी तमाम की तमाम इनके रंग में रंग गई। वही असेंबलर्स, वही CKD, SKD, असेंबली इंपोर्ट। जबकि लास्ट 5 ईयर की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर लोकलाइजेशन के साथ साथ इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो जब एक चीज जरूरत, जो मुल्क की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही, आज कोई भी पाकिस्तान में बनने वाली, असेंबल्ड होने वाली गाड़ी वो अवाम की क़ुव्वत खरीद में नहीं है। आप देखें कि पिछले इस 8 माह से 9 माह के अंदर तकरीबन कोई 60 to 65% इनकी सेल गिरी है, इनकी प्रोडक्शन गिरी है। और शायद 1-2 दिन के अंदर आपने सुना भी होगा, और मज़ीद 1-2 दिन के अंदर शायद कुछ कंपनियां अपना वाइंड अप भी कर रही हैं आर्जी तौर पे। अच्छा। तो शायद वह हुकूमत को प्रेशराइज करके और कुछ मराहत ले ले। एक बात अभी आप कह रहे थे, सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, आप एक बात कह रहे थे कि बजाय इससे बेहतर ये नहीं है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी गाड़ी भेजें। इसमें अभी मैं पढ़ रही थी कि जो नॉन फाइलर्स हैं, जो बाहर से गाड़ी मंगवाते हैं अगर, तो उन पर जो एडवांस इनकम टैक्स है उसको दुगना किया जाएगा। ये हुकूमत ये भी सोच रही है। तो वो जो आप एक बात कह रहे थे के लिए तो सख्ती कर देनी चाहिए, मगर वो तो निकाल ही देना उनको, तो फिर सिस्टम में नहीं है तो फिर वो कुछ भी ना करें। सर एचएम शहजाद साहब देखें, एक बात को पहले तो आप समझ लें, समंदर पार पाकिस्तानी जो भी गाड़ी भेजता है वो पाकिस्तान के तमाम टैक्सेस, चाहे कस्टम ड्यूटी है, FAD है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, या जो भी है, वो पूरी फुलफिल आपको डॉलर में दे रहा है। अच्छा, कोई भी 1 रुपया पाकिस्तानी रुपये से नहीं दे रहा। सही। और उसमें देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके मुल्क से 1 पैसे का ज़र मुबादला LC की शक्ल में नहीं जा रहा। सही। ये इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट समंदर पर पाकिस्तानियों क्या मराद दे रही है, माँ सिवाय ये इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन उसमें भी अगर हुकूमत चाहे सिर्फ एज लिमिट अगर बढ़ा दे, जो मैं कह रहा हूँ 3 साल पुरानी कार की जगह 7 साल पुरानी कार कर दे, 5 साल पुरानी जीप की जगह 7 साल पुरानी कर दे, तो आई एम वेरी श्योर कि इतना बड़ा रेवेन्यू हुकूमत को मिल सकता है कि उनकी तवक्कात में नहीं होगा कि कितना। लेकिन हुकूमत ने तो अपना बहुत बड़ा चंक जो है वो सर वो इम्पोर्ट रोककर खुद ही रोका है ना। इम्पोर्ट में 55% तो चंक जो है इसका रेवेन्यू का वो तो इंपोर्ट से हासिल कर रहे थे। वो वहाँ पर अगर कट लगा है तो बाकी तो सिर्फ 300 जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं, थोड़ा बहुत बाकी का टैक्स है। तो बड़ा टैक्स तो इंपोर्ट से होता, तो उन्होंने खुद रोका कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको बैलेंस किया जा सके। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौताज़न आवाम, तोबा करो जी तोबा तोबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया, महंगाई को खुदा दे खौफ कर वजीर आजम साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या अजाब है ये हमारे ऊपर। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर, जिन्सों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक रिपोर्टर्स इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती।
बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।